ना पूछो जमाने से हमारी क्या कहानी है, ना पूछो जमाने से हमारी क्या कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी है। फेमस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स के उन पार्ट्स की बात करेंगे जिसे हम लोग ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। जी हाँ बच्चों, जैसे ही हम लोग मैथमेटिक्स में यानी गणित में ज्योमेट्री वर्ड सुनते हैं, हम लोग ज्योमेट्री बार सुनते ही एक दिल में अजब सा फीलिंग होता है, यानी हम लोग घबरा जाते हैं कि मैथमेटिक्स में ये कौन ऐसा पार्ट्स है जो हम लोग के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मुझे तो लगता है कुछ स्टूडेंट्स यहाँ तक भी कह देते हैं कि काश मैथमेटिक्स में अगर ये ज्योमेट्री नहीं होता तो मेरा रिजल्ट में कुछ प्रभाव कुछ और होता है। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, ज्योमेट्री को आप लोग इस तरह से समझिए। एक मिसाल से मैं समझाना चाहूँगा कि जब हम लोग यूनिफॉर्म में किसी पुलिस को देखते हैं और उस वक्त हम लोग मानिए या फिर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, अगर आप लोगों के पास लाइसेंस ना हो, अगर आप लोगों के पास गाड़ियों के कागजात ठीक ठाक नहीं रहे, अगर आप शो पहने नहीं है, यानी आपके पास किसी भी तरह का अगर डॉक्यूमेंट्स ओके नहीं है, यानी ट्रैफिक पुलिस के अनुसार यानी ट्रैफिक रूल्स के अनुसार अगर कुछ कमियां है तो हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है। अगर हम लोग किसी भी ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति अगर हम लोगों को डराने के लिए अगर यूनिफॉर्म में रहे पुलिस की वर्दी में, तो हम लोग अमूमन डर जाएंगे क्योंकि हम ओके नहीं हैं। इसलिए मैं ज्योमेट्री में कहना चाहूँगा कि आप लोग डरने की बात नहीं, हम लोग डर इसलिए जाते हैं क्योंकि ज्योमेट्री में हम लोग को पूरी तरह से लाइसेंस नहीं है, यानी ज्योमेट्री की वह बात हम लोग दिमाग में नहीं है। ज्योमेट्री में जिस चीज़ की हम लोग को जरूरत है वो चीज़ हमारे दिमाग में नहीं रहता है, जिसके कारण हम ज्योमेट्री से डर जाते हैं। आज हम एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ज्योमेट्री वर्ड कहाँ से आया है। ज्योमेट्री की जो शुरुआत है एक्चुअली पॉइंट से होता है, जिसे हम लोग बिंदु के नाम से जानते हैं। ये बिंदु, ये रेखा है, ये कौन, ये क्या चीज़ होते हैं, हम लोग क्लास 6, 7, 8 एवं 9 के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली इस तरह का बेसिक क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। आज हम लोग बिना समय गवाए क्लास 10 यानी बिहार बोर्ड यानी मैट्रिक के हम लोग जानते हैं कि हमारे सिलेबस में यानी क्लास 10 में सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज से ही ज्योमेट्री दिया गया है। आप देख सकते हैं हम बोर्ड में लिखे भी हैं ज्योमेट्री, जिसको ज्यामिति कहते हैं, और यहाँ सिर्फ लिखे त्रिभुज। आज हम लोग इसके माध्यम से त्रिभुज के बारे में भी कुछ नहीं समझेंगे, सिर्फ देखेंगे कि ज्योमेट्री से रिलेटेड जो बिहार बोर्ड लगातार सवाल कर रहा है, और जैसे हम लोग ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव की बात हो या सब्जेक्टिव की बात हो, 100 में मुझे लगता है 70 से 80% बच्चे ज्योमेट्री में इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे। इसकी क्या वजह है? ज्योमेट्री कोई बात तो नहीं है ना जो हम लोग को खा जाएगा। हमको ऐसे चुनौतियों से मुकाबला करना, ना कि हम लोग को घबरा जाना है। आप लोग ध्यान से देखिए, माना कि इस तरह का क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा। 2021 फर्स्ट पाली में पूछा है। 38 नंबर देखिए, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीएफ के समरूप है एवं क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं क्षेत्रफल डीईएफ 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा 2021 फर्स्ट पाली में। ये क्वेश्चन जैसे देखते हैं हम लोग छोड़ देते हैं। बच्चों ऐसा नहीं करना है, ये कोई ऐसा चीज नहीं जिसको हम लोग बना नहीं सकते। याद रखिएगा, आप लोग ज्योमेट्री को क्यों नहीं सॉल्व करते हैं, मैं बताऊं। सबसे बड़ा रीजन है कि ऊपर में जो एक वर्ड देख रहे हैं ना समरूप, आपको समरूप के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तभी आप लोग ऐसा कर रहे हैं। आपको ये नहीं मालूम कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो हम क्या क्या लिख सकते हैं। याद रखिएगा, हम पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को लिखित समझा रहे हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए। देखिए, समरूप आकृतियां किसको कहेंगे, समरूप आकृतियां क्या है, ये सब चीज हम लोग जिक्र बेसिक क्लास में करते हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारा वीडियो को। लेकिन आज हम लोग सीधे मैथ की ओर बढ़ते हैं समझाते हुए। देखिए मैं लिखा यहाँ, आप लोग देख सकते हैं कोना में हम लिखे हैं, माना कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीएफ
या फिर त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर। यानी कोई भी त्रिभुज, यानी जब दो त्रिभुज समरूप होता है, याद रखिएगा जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो हम क्या क्या लिख सकते हैं। यानी जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो मुझे क्या क्या लिखने का हक और अधिकार है, तो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। आप लोग याद रखिएगा, मान लीजिए दो त्रिभुज समरूप है तो सबसे पहला पॉइंट आप भी शिक्षकों के माध्यम से जानते हैं, आप लोग एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो याद रखिएगा पहला पॉइंट, उनका संगत कोण बराबर होता है। जी हाँ बच्चों, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनका संगत कोण बराबर होता है। उदाहरण से मैं समझाऊंगा। दूसरा पॉइंट, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। याद रखिएगा, जी हाँ बच्चों, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। याद रखिएगा। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे ये तीनों मैथ रचा गया है, जिससे तीनों मैथ दिया गया है, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए। जी हाँ बच्चों, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए, याद रखिएगा उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। जी हाँ बच्चों, एक थ्योरम भी है हमारे ज्योमेट्री में क्लास 10 में, याद रखिएगा। थ्योरम इस प्रकार है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। आप लोग भली भांति इस चीज को जानते हैं। खैर, मैं तीसरा पॉइंट की बात कर रहा था, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। यही तक महदूद नहीं, याद रखिएगा जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए, याद रखिएगा उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। और ऊंचाइयां या फिर आप लोग उसको शीर्षलंब भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनके संगत शीर्षलंबों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। और याद, मैं आप लोगों का याददाश्त, मैं आप लोगों का नॉलेज को, आप लोग जो पढ़े हैं मैं उसको ताजा करना चाहूंगा। अगर कोई स्टूडेंट नहीं जानते हैं तो समझिए, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। याद रखिएगा, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं सिर्फ संगत भुजाओं के लेकर पढ़े रहते हैं। याद रखिएगा, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनके संगत, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। दूसरा, संगत शीर्षलंबों के यानी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के बराबर। तीसरा, संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को समझ लेना है। मान लीजिए दो त्रिभुज समरूप है और हम फिगर भी बना देते हैं। मान लीजिए ये दो त्रिभुज है ABC, हाँ समरूप है क्या, DEF। याद रखिएगा आप लोग, ये जो संकेत है ना, ये सिंबल, ये एक्चुअली समरूप, इतना लंबा चौड़ा हिंदी नहीं लिखकर हम इसको संकेत से दर्शाते हैं। आप अगर समरूप पढ़े हैं तो इससे जुड़ा हुआ जो क्लास 10 में हम लोग मिस कर चुके हैं सर्वांशम, उसको भी नहीं भूलना है बच्चों। बहुत ऐसा मैथ है जहाँ पे सर्वांशम का हम लोग का इस्तेमाल किया गया है। सर्वांशम में फर्क इतना है कि जब दो त्रिभुज सर्वांशम हो जाए तो उनका संगत कोण बराबर होता है। ये तो आप लोगों को मालूम है, जब दो त्रिभुज सर्वांशम हो जाए तो उनका संगत कोण बराबर होता है, लेकिन भुजा में डिफरेंट ये है कि उनका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं। याद रखिएगा, उनका संगत भुजा ही बराबर होता है। याद रखिएगा, जब दो त्रिभुज सर्वांशम हो जाए उनका संगत कोण बराबर। दूसरा याद रखिएगा, उनका संगत भुजा बराबर होता है। आप लोग याद रखिएगा इस चीज को। याद रखिए, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए, त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज DEF, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं। याद रखिए, पहला पॉइंट, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए, पहला बात तो ये समझिए कि दो त्रिभुज समरूप कैसे होता है। तो आप लोग बहुत सारी कसौटियों से इसको समरूप करना सीखे हैं। अगर नहीं जानते हैं, हम लोग जब बेसिक क्लास में बताएंगे तो इस चीज को आप आसानी से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, कि जैसे यहाँ वर्ड समरूप लिखा है ना, आपको ये सारा बात याद होना चाहिए कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए, पहला पॉइंट, उनका संगत कोण बराबर, यानी एंगल A का संगत कौन है, एंगल A का संगत कौन है, एंगल D, ये बराबर लिख सकते हैं। एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल A का। याद रखिएगा, संगत एंगल C बराबर होगा या किसका, एंगल F। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए
उनका संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, ए बी का संगत डी, बीसी का संगत EF, CA का संगत FD, इनका संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। दूसरा पॉइंट, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम लिख सकते हैं, याद रखिएगा AB अनुपात क्या हो जाएगा, G, संगत भुजा का अनुपात बराबर। और दूसरा देखिए BC क्या होगा, BC बराबर क्या होगा, EF, याद रखिएगा संगत भुजा का अनुपात, यानी ऊपर में कुछ भी रहे नीचे में कुछ भी रहे, अगर ये 1/2 आ रहा है तो इसका अनुपात भी 1/2 आएगा। तीसरा जो पढ़ेंगे हम लोग CA बटे FD, याद रखिएगा, यानी अगर 1/2 इधर आया तो वो भी 1/2, 1/2, 3/5, 3/5, 3/5, याद रखिएगा। 2 पॉइंट क्लियर। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, यहीं पे बच्चा फंस जाता है, याद रखिएगा। अब इसी पॉइंट से तीनों ये जो 4 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, लगभग ये 337, 38, 39, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग नहीं समझ रहे, इसलिए आपसे मैथ हल नहीं हो रहा है। इतना छोटा सा आप लोग को चीज को याद रखना है कि आप सेकंड में इसको हल कर सकते हैं, सेकंड भर 5-10 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपको ज्योमेट्री से दूर नहीं भागना है, बल्कि ज्योमेट्री के करीब आना है। जी हाँ बच्चों, एतबार करें, जब दो त्रिभुज समरूप होता है, क्या बोले कि उसके क्षेत्रफल का अनुपात, अब क्षेत्रफल क्या है, ABC, यानी एरिया ABC, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एरिया ABC, याद रखिएगा एरिया ABC। एरिया ABC के जगह में लंबा हिंदी में क्या लिखते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल नहीं लिख के लिखेंगे एरिया ABC, अनुपात तो बटे, और एरिया क्या हो जाएगा, DEF। याद रखिएगा, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज ABC है, अगर त्रिभुज PQR होता तो नीचे में क्या देते हैं, PQR, अगर LMN होता तो अभी क्या देते हैं, एरिया LMN। ये उस पर डिपेंड करता है कि क्या पूछा है। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, संगत भुजा AB का संगत D, BC का संगत EF, CA का संगत FD। याद रखिएगा, इसके संगत भुजा का अनुपात बराबर नहीं, ये तो ये पॉइंट है, उसके संगत भुजाओं का जो अनुपात है उसके वर्ग के अनुपात के बराबर, यानी इसका संगत भुजा कौन है, AB बटे क्या है सर, AB का संगत कौन है, D। याद रखिए, यही तक काफी नहीं है, क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं, याद रखिएगा। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। याद रखिएगा बच्चों इस चीज को। तो इसका संगत आप देखिए BC है तो क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, EF का स्क्वायर बराबर। आप देखिए इधर क्या है CA, तो CA का स्क्वायर बटे FD का स्क्वायर। अगर दिखे नहीं तो नो प्रॉब्लम, समझ जाइएगा। याद रखिए यही पॉइंट से ये क्वेश्चन को हल करना है। याद रखिए जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए, क्योंकि दिया है दो समरूप त्रिभुज, दिया है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। देखिए समरूप त्रिभुज, ये समरूप बात अगर मैथ में कह दे, मैथ में अगर लिखा रहे कि दो त्रिभुज समरूप है तो आप इतनी सारी बात लिख सकते हैं। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं हम बता रहे हैं। याद रखिए जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए, संगत भुजा संगत कोण बराबर, दूसरा बात संगत भुजा का अनुपात बराबर, तीसरा बात क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। चौथा बात मैं बताना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हालांकि जगह रहता तो मैं यही कर देता। मान ली ये त्रिभुज है और इसकी ये कोई ऊंचाई है, क्या है ये ऊंचाई है, ये भी त्रिभुज की ऊंचाई है। इसको रख दीजिए आप D, इसको रख दीजिए आप इसको कर दीजिए, नहीं D रखने से नहीं होगा, दूसरा इसको आप रख दीजिए A से P रख दीजिए और इसको लिख दिए Q रख दीजिए।
याद रखिएगा ये उसकी ऊंचाई है, AP क्या है, इस त्रिभुज की ऊंचाई है, GQ क्या है, इस त्रिभुज की ऊंचाई है, याद रखिए। या फिर इसको आप शीर्षलंब भी कह सकते हैं, क्या सकते हैं, शीर्षलंब भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। AP मान लो इस त्रिभुज का शीर्षलंब है या ऊंचाई है, और GQ या शीर्षलंब है या ऊंचाई है। तो याद रखिएगा जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा ना, तो इसका जो संगत ऊंचाई है ना, उसका भी अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। यानी ये अगर शीर्षलंब होगा ना, तो संगत शीर्षलंब के अनुपात के वर्ग के बराबर। यही तो बात यहाँ पे कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात अगर इतना है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा। याद रखिएगा, इसको बनाना अलग बात, पहले इस पॉइंट को समझ आप लोग। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनका, तो हम लिख सकते हैं सर ये क्षेत्रफल का अनुपात, आप समझ लीजिएगा, यहाँ लिखने का जगह नहीं है। हम लिख सकते हैं संगत ऊंचाई या संगत शीर्षलंब क्या है, AP है, तो क्या हो जाएगा AP का स्क्वायर बटे GQ का स्क्वायर। याद रखिएगा जिस तरह से आप संगत भुजाओं का अनुपात लिखे ना, आप संगत भुजाओं का, संगत ऊंचाइयों का अनुपात लिख सकते हैं, संगत शीर्षलंब का अनुपात के वर्ग के बराबर भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हालांकि इस तरह से अभी तक क्लास 10 में ऑब्जेक्टिव नहीं दिया है, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये सारा चीज क्लास 10 में एक्चुअली मैथमेटिक्स में सिद्ध किया गया है, और यही चीज अप्लाई होता है ऑब्जेक्टिव के लिए। अब हम लोग फाइनली ये सब मैथ को सॉल्व करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ज्योमेट्री है, आप लोग जानते हैं बच्चों की ज्योमेट्री है, थोड़ा सा लंबा समय हम यहाँ पे ले चुके हैं। आप लोग इस चीज को समझिए, और कभी दिल में ये खौफ मत पैदा करिए कि ज्योमेट्री हमारी बस की बात नहीं। याद रखिएगा ज्योमेट्री एक ऐसा चीज है जो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब इस चीज को समझिए। अब हम लोग इस मैथ को बनाने जा रहे हैं। क्या लिखा है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा। याद रखिए कभी उल्टा पूछता है, कभी ये चीज उल्टा, कभी क्या करेगा आपको संगत ऊंचाई दे देगा। जैसे कि तीसरा नंबर देखिए आप लोग, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है, यानी ऊंचाई दिया है तो क्षेत्रफल निकालने बोला है, और यहाँ क्या दे दिया, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो ऊंचाई निकालने बोल रहा है। याद रखिएगा यही चीज, क्षेत्रफल दे देगा तो ऊंचाई, ऊंचाई दे देगा तो क्षेत्रफल। तो याद रखिएगा यहाँ घबराने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर मानेंगे। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल कितना है सर 9:4 है ना। याद रखिएगा अगर आपको संगत ऊंचाई बोले, संगत भुजा बोले, संगत माध्यिका बोले, संगत शीर्षलंब बोले, याद रखिएगा जो क्षेत्रफल होगा ना, उसमें क्या करना है, स्क्वायर चला लेना है। यानी 9 है ना, 9 का यानी स्क्वायर रूट चला लेना है। ये अनुपात बटे आप कर दिएगा ये अनुपात। याद रखिएगा अब 9 का वर्गमूल क्या आता है आपको मालूम है 3, और 4 का वर्गमूल क्या आता है 2। यानी देखिए ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, अगर क्षेत्रफल दे दे और आपसे पूछे कि संगत ऊंचाई, संगत भुजा, संगत शीर्षलंब, संगत माध्यिका, तो आपको करना क्या है, सिर्फ उसको स्क्वायर रूट कर देना है और उसका वर्गमूल आपको निकाला। √9 का वर्गमूल 3, √4 का वर्गमूल 2। याद रखिए 3:2 कहाँ आंसर है, बी नंबर, ये आंसर। याद रखिएगा आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, आंसर 2:3 भी है। पता चला यहाँ 3:2 सोचे और यहाँ मार दिए 3:2, यहाँ मार दिए 2:3। उल्टा नहीं करना, यहाँ जस्ट अगर 4 पहले रहता 9 बाद में रहता तो इसका आंसर ये होता। ठीक, और 30 नंबर याद रखिएगा, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है। त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है एवं क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं क्षेत्रफल DF का 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समरूप है दोनों त्रिभुज, याद रखिएगा। तो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात ले देके जैसा ये पूछा ये ऐसा ये है, यानी क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है सर, अनुपात में लिखा नहीं है, क्षेत्रफल ही दे दिया है। इस मैथ में क्या किया है, ABC और DF का क्षेत्रफल दे दिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और DF का दिया 49 सेंटीमीटर। तो बोलता है दोनों त्रिभुज की संगत भुजा। अभी बता देंगे कि जब त्रिभुज समरूप हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या आता है, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। यानी क्षेत्रफल से संगत भुजा निकालने का आसान तरीका कि उसको क्या कर दीजिए, उस पर स्क्वायर रूट। यानी कहने का मतलब 36 पहले दिया है तो 36 पे क्या कर देंगे स्क्वायर, 36 का क्या कर देंगे रूट, और दूसरा क्या दिया है अनुपात में, अनुपात में आंसर अनुपात कर लेते हैं। DF का क्या दिया 49, याद रखिएगा। तो देखिए तो 36 का वर्गमूल 6 अनुपात 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7। 36 का 6 और 49 का कितना हो जाएगा 7। ये आंसर कहाँ है, जब भी क्षेत्रफल से संगत भुजा, संगत ऊंचाई
संगत माध्यिका, संगत शिशुलम पूछे, आपको यही करना है। जो क्षेत्रफल है उसका क्या करना है, उस पर रूट चढ़ा देना है। 6:7 किधर है? याद रखिए, जिंदगी में हड़बड़ाना नहीं है। पहले ही बोले, जो हड़बड़ाएगा वो गड़बड़ाएगा, जो हड़बड़ाता है वो गड़बड़ाता है। आप अगर जरा सा भी चुकेगा ना तो 7x6 भी आपका दिया हुआ है, याद रखिएगा। ऐसा चीज में मिस्टेक नहीं करना। 39 नंबर, जस्ट ये दोनों जो ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं बच्चों, बस उसका उल्टा है। देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है, यानी यहाँ संगत भुजा दे दिया है, तो क्षेत्रफल निकालना ये तो और आसान है। जब संगत भुजाएं दे दे, जब संगत ऊंचाई दे दे, संगत शिशुलम कह दे, संगत ऊंचाई कह दे, संगत भुजा कह दे, जो इसमें दिया है अगर दे दे, और उसके बाद आपको क्षेत्रफल निकालने दे, तो जो दिया रहेगा संगत भुजाएं, संगत शिशुलम, संगत ऊंचाई, उसका सिर्फ क्या करना है, वर्ग करना है। याद रखिएगा क्या करना है, वर्ग। 3:4 है ना, तो 3 का वर्ग, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी 9:16 आंसर होगा। याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा, जब भी कभी भी मैथ में दो त्रिभुज समरूप है ऐसा कह दे और उसका संगत भुजा, संगत ऊंचाई, संगत शिशुलम, संगत माध्यिका दे दे और उससे आपको क्षेत्रफल निकालने दे, तो याद रखिएगा उसका सिर्फ वर्ग करना है। यहाँ क्या दिया है, 3, तो 3 का वर्ग 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी 3:4 अगर दिया है, वर्ग करिए इसको, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9:16 किधर है, आप याद रखिए 9:16 किधर है, सी नंबर। याद रखिएगा। अब आप ही लोग बताइए, ये क्वेश्चन छोड़ने वाली बात है क्या? कोई भी, मुझे लगता है गधा भी समझ जाएगा ऐसा चीज को। सर 40 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक चीज यहाँ पे पूछा है। याद रखिएगा, ये सब बेसिक चीज को समझने के लिए जब हम लोग सब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, आप लोग समझ लें, दो भिन्न त्रिज्याओं वाले, यानी दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। याद रखिएगा बच्चों, दो भिन्न यानी दो वृत्त है जिसकी त्रिज्या अलग अलग है। इसका कहने और बताने का मकसद है कि एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है, दो भिन्न त्रिज्या वाले, तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो याद रखिएगा क्या होता है, दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं सर्वांगसम, समरूप, सर्वांगसम एवं समरूप। याद रखिएगा, कोई भी दो आकृतियां हो, कोई भी दो आकृतियां हो, अगर उसका आकार यानी उसका शकल यानी उसका रूप एक जैसा हो, वो छोटा है बड़ा है, कितना बड़ा कितना छोटा, इससे कोई मतलब नहीं है। समरूप का डेफिनेशन अगर आप लोग जानते हैं तो इस चीज को जानते हैं कि समरूप में हम लोग क्या पढ़े हैं, जब दो आकृतियां ऐसी हो या फिर कई आकृतियां ऐसी हो जो क्या हो, सिर्फ आकार में एक जैसा हो, शकल में एक जैसा हो और रूप में एक जैसा हो, वो क्या होगा, समरूप होगा। लेकिन सर्वांगसम में क्या चाहिए, सर्वांगसम में आकार, शकल, रूप एक जैसा होना ही चाहिए, साथ में उसका आमाप यानी उसका जो माप है, यानी कोई त्रिभुज दिया है उसकी भुजाई की जो लंबाई है ना, वो भी बराबर होना चाहिए। यानी समरूप में सिर्फ एक चीज देखते हैं, उसका शकल, उसका रूप, उसका आकार। लेकिन सर्वांगसम में रूप और शकल के साथ साथ क्या देखा जाता है, उसका आमाप यानी उसकी माप भी देखा जाता है सर्वांगसम में। याद रखिएगा, तो दो वृत्त अगर अलग अलग त्रिज्या का है तो ऑटोमेटिक है कि वो उसका बराबर माप हो ही नहीं सकता है। एक वृत्त है, मान लो इसको हम मिटा रहे हैं, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या मान लो 2 सेंटीमीटर है, और एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या मान लो 1 सेंटीमीटर है। आपको मालूम है दो अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्त है, यही वो कह रहा है। तो एक छोटा एक बड़ा है, लेकिन शकल इसका क्या है, इसको वृत्त ना कहेंगे, छोटा हो या बड़ा हो ये वृत्त ही है। तो ये क्या होगा, हमेशा याद रखेगा, ऐसी आकृतियां समरूप होती है। क्या होती है, लेकिन सर्वांगसम के लिए क्या कंडीशन है कि इसका शकल के साथ साथ इसका जो आमाप है, यानी ये अगर 1 सेंटीमीटर का कोई वृत्त है ना, r बराबर अगर 1 सेंटीमीटर है, तो दूसरा वृत्त भी क्या होना चाहिए, इसका भी r बराबर 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस तरह का ऑब्जेक्टिव आगे हम लोग और भी जिक्र जारी रखेंगे। अब हम लोग 41 नंबर की बात करेंगे। देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। पिछले प्रश्नों में हम लोग इस तरह का बात कर चुके हैं, और ये 2019 41 और 42 नंबर 2019 का द्वितीय पाली में पूछा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जस्ट उसका ऑपोजिट है। देखिए, यहाँ समरूप त्रिभुज बोला है, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, और हमको क्या निकालने का है, संगत भुजाओं का अनुपात।
अभी हम लोग इस चीज के बारे में जिक्र किया कि जब क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा तो हमको करना क्या है, बस इसको जो है स्क्वायर रूट कर, यानी इसमें जो है रूट चढ़ा देना है। यानी 64 में हम लोग 64 का रूट और अनुपात हो जाएगा किसका, 121 का वर्गमूल। 121 का वर्गमूल अगर कर देंगे, यानी जब क्षेत्रफल का अनुपात देगा, अगर हम लोग उसको क्या स्क्वायर करेंगे, यानी जब क्षेत्रफल का अनुपात देगा उसमें जैसे हम लोग रूट चढ़ा देंगे तो उसका जो भी आंसर आएगा वो संगत भुजाओं का अनुपात का आंसर होगा। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 अनुपात 121 का वर्गमूल 21। तो देखिए आप लोग ऑप्शन 8 अनुपात 11 याद रखिएगा। नंबर 1 में ही इस चीज को दिया है। दूसरा नंबर उसका विपरीत है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के दो संगत भुजा दिया है, याद रखिएगा अनुपात में हो तो इसके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। संगत भुजा दिया है, सिर्फ उसका वर्ग कर देना है हम लोग को, यानी 3:5 दिया है, उसका वर्ग 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। कितना इजी बात है, 9:25। यानी देखिए कहाँ है, 1 नंबर में ही दिया है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग देख सकते हैं। 43 नंबर देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, फिर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो क्या करना है, सिर्फ रूट चढ़ा देना है। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात, यहाँ ऑप्शन नहीं है क्योंकि यह क्वेश्चन 2012 फाइनल एग्जाम में था, इसलिए 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3, यानी आंसर हो जाएगा 4:3। याद रखिएगा 4 अनुपात 3 यहाँ भरना था। अब हम लोग इस चीज को देखे हैं, हम लोग बोर्ड में वृत्त चैप्टर लिखे हैं। जी हाँ बच्चों, हो सकता है कि आप लोग अभी वृत्त चैप्टर के बारे में आपके शिक्षकों ने अब तक सिलेबस में वृत्त चैप्टर को नहीं पढ़ाया है, तो इसके लिए कोई बात नहीं। हमारे कोचिंग सेंटर में हालांकि वृत्त चैप्टर को हम लोग फिनिश कर चुके हैं, कंस्ट्रक्शन यानी रचना चल रही है अभी। तो फिलहाल जो बच्चे वृत्त चैप्टर को नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, अगर जो पढ़ लिए हैं, कुछ इससे बेसिक जो प्रश्न पूछे गए हैं अब तक बिहार बोर्ड के द्वारा, हम इसके बारे में जिक्र किया। देखिए आप लोग, वृत्त चैप्टर सर्कल 2013 में फाइनल एग्जाम में पूछा था, किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। याद रखिएगा कोई वृत्त है, इस पर कितना स्पर्श रेखा, तो आप देख सकते हैं ऐसा ऐसा, आप इससे जो है लाखों करोड़ों सैकड़ों के तादाद में खींच सकते हैं। यानी किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा है, तो याद रखना अगर करोड़ों लाखों में होगा तो उसको बोलेंगे अनंत, जिसको हम लोग कहते हैं अपरिमित। क्या कहते हैं इसको, ये भी लिख सकते हैं अनगिनत, जिसको गिनती नहीं कर सकते हैं। किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकते हैं, तो अनंत यानी अनगिनत। 45 नंबर देखिए, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से डॉट डॉट स्पर्श रेखाएं खींची जा सकते हैं। 2016 का द्वितीय पाली का क्वेश्चन। एक वृत्त है और एक बाहरा बिंदु मान लीजिए P है, इससे कितना स्पर्श रेखाएं खींची जा सकते हैं, यह थ्योरम भी है। तो याद रखिएगा किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, साथ में ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर भी होता है। कभी कभी वैसा भी सवाल करता है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है, तो याद रखिएगा सिर्फ 2। 46, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, अभी जिक्र है कि याद रखिएगा किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाई होता है ना, क्या होता है, याद रखिएगा बराबर। तो क्या भरना था, बराबर, या कोई अगर समान भी लिखेगा तो चलेगा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां क्या होता है, बराबर। 2016 का फर्स्ट पाली का क्वेश्चन है। 47, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकते हैं, ये 2013 में ऑप्शन लेके दिया था, और ये हालांकि ये विदाउट ऑप्शन का था, ये एक्चुअली ऑप्शन लेके दिया है 47, लेकिन जगह के कारण मैं इस चीज को दिया नहीं। आप समझ लीजिए एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है 2017 में, फिर वही कहानी क्या है, अनंत। 48, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से, किसी वृत्त के व्यास, मतलब कोई वृत्त है उसका व्यास है मान ले AB है, तो बोला है किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती है,
तो इसकी व्यास के सिरों से जो स्पर्शरेखा खींचते हैं ना, तो ये क्या होता है, तो याद रखिएगा समांतर। क्या होता है, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्शरेखाएं हमेशा समांतर होती है। और 49 नंबर ये हम जगह के कारण सिर्फ ऐसे बना दिए 50 नंबर के लिए। देखिएगा पाई एक क्या भरना है, अपरिमेय संख्या, और 50 नंबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा आपको मालूम है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। और एक जरूरी बात कि आगामी 1 सितंबर से हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, चाहे मैथमेटिक्स की बात करें, चाहे साइंस की बात करें, या सोशल साइंस की बात करें, उर्दू की बात करें, हिंदी हो, और अब तो यह है कि हम लोग संस्कृत भी दे सकते हैं। फिलहाल आप लोगों को 1 तारीख से यानी 1 सितंबर से चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, ताकि कोई स्टूडेंट्स का अगर मैथमेटिक्स में पहले 2 चैप्टर छूट गया तो आप इस चीज़ को रिकवर कर सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव का मामला हो या सब्जेक्टिव का मामला हो। आज हम लोग अपनी गुफ्तगू को यहीं तक रखना चाहेंगे। फूक की शेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आवा रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।